ज्योमेट्री में हम आज पढ़ेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, और इनकी डेफिनेशंस करने के बाद हम जो इसकी एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे वो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल होगी। तो सबसे पहले हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हम सीखेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या है। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी। तो सबसे पहले हम लेट कर लें, हमारे पास एक वेक्टर्स का सेट है, उसको हम v1 v2 एंड सो ऑन v कहें। आपने वेक्टर्स लिए हैं, आपके पास वेक्टर्स का सेट है। बी ए सेट ऑफ बी ए नॉन जीरो सेट ऑफ वेक्टर्स एंड, और हमारे पास C1 C2 C3 एंड सो ऑन Cn, जो हमने फील्ड में से लिए हुए, ये वेक्टर स्पेस में से लिए हुए, वो फील्ड में से लिए हुए आर स्केलर्स, देन द कॉम्बिनेशन या रिलेशन उसको कह लेंगे C1 V1 C2 V2 एंड सो ऑन Cn Vn। अगर हमारे पास इनका जो एडिशन है, अगर वो जीरो वेक्टर के इक्वल आ गया, क्योंकि ये सारे वेक्टर हैं बेसिकली, तो वेक्टर्स का आंसर वेक्टर के इक्वल ही आएगा, उसको हम जीरो वेक्टर कहते हैं। यानी हम अगर जीरो वेक्टर को, जीरो तो एक स्केलर है, जीरो बिलोंग टू स्केलर, बट जीरो वेक्टर बिलोंग टू वेक्टर्स, एंड जीरो वेक्टर इज इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो ये में फर्क है कि जीरो वेक्टर्स हमारे पास है तो i j k में चले जाएंगे, और अगर जीरो है तो वो एक स्केलर है। अगर हमारे पास ये जो रिलेशन मैंने बना दिया है कि C1 C2 C2 V2 इस तरह Cn Vn, ये जो कॉम्बिनेशन हमने एक बनाया, अगर ये जीरो वेक्टर के इक्वल आ जाए तो ये जीरो वेक्टर्स के कब इक्वल आ सकता है? हमने तो कहा था ये नॉन जीरो वेक्टर्स है, भी नॉन जीरो वेक्टर्स है तो C1 C2 ये तो जीरो हो सकते हैं ना। तो अगर इसका आंसर जीरो के इक्वल आ गया, देन वी से दैट कॉम्बिनेशन जो आपने बनाया है, कॉम्बिनेशन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। उसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं कि अगर आपके पास ये रिलेशन जीरो वेक्टर्स के इक्वल आ गया, ये वेक्टर्स हमने वेक्टर स्पेस में से लेते हैं, ये हम फील्ड में से लेते हैं स्केलर्स, अगर आपका ऐसा कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर्स के इक्वल आ गया, फिर हम कहते हैं वो कॉम्बिनेशन क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये कब मुमकिन होगा कि जीरो आंसर आए? अब उसका मतलब ये होगा, आप याद रखिएगा कि अगर वो जीरो के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि C1 is equal to C2 एंड C, ये सारे किसके इक्वल हैं? जीरो के इक्वल है। और जब आपके सॉल्यूशन जीरो के इक्वल आ जाए सारे, अब C1 C2 ये सारे आ गए जीरो, तो फिर हम ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है कि आपके ये C1 C2 सारे जो है ये आपके अगर जीरो के इक्वल आ गए हैं तो हम उसको ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। और जब आप डेफिनेशन लिखेंगे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स की, सारी ऐसे लिख के आपने यहाँ पे कह देना इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, कि जीरो वेक्टर के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कम से कम एक ऐसा हमारे पास स्केलर जरूर मौजूद है C1 C2 से Cn तक जो जीरो के इक्वल नहीं है। फिर आप जब डेफिनेशन लीनियरली डिपेंडेंट की करेंगे, एक तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो करते हैं, और दूसरा ये यहाँ पे कह दें कि एट लीस्ट वन स्केलर इज नॉट इक्वल टू जीरो। कम से कम एक जरूर है
जो आपका C1 से लेके Cn तक जो आपका जीरो के इक्वल नहीं है उसको फिर हम कहेंगे ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो याद रख ली, इंडिपेंडेंट का लफ्ज आएगा तो जीरो के इक्वल आ जाएगा, जीरो वेक्टर के इक्वल। जब डिपेंडेंट का लफ्ज आएगा तो फिर वो जीरो के इक्वल रिलेशन नहीं होगा, उसमें कम से कम एक जो कांस्टेंट है वो नॉन जीरो होगा। अब हम इन चीजों को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देख लेते हैं कि कोई वेक्टर्स दिए हुए हैं तो आप उसको कैसे साबित करेंगे ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और सीख लेते हैं उसको। मेरे पास एक एग्जांपल है, चेक whether the vectors, अब v1 vectors are 1 minus 2 3, v2 vectors are 5 6 minus 1 और v3 vectors are 3 2 1। ये तीन वेक्टर्स हैं, वो कहता है आर लीनियरली independent or dependent in R cube। R cube आपको पता है किस लिए कहा गया कि आपके तीन मेंबर्स जो हैं वेक्टर्स के, इसलिए R cube कहा गया। तो हमने ये वेक्टर्स दे दिए हैं, उसने हमसे ये डिमांड की है कि आप बताएं हमें कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। तो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि डिपेंडेंट क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हुए आप एक सिंपल से एक मैट्रिक्स बनाएंगे। उससे पहले आप डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन क्या थी, C1 V1 C2 V2 C3 V3। अब क्योंकि तीन वेक्टर्स हैं तो तीन तक ही हम रहेंगे, इज इक्वल टू जीरो वेक्टर्स, और ये भी सारे वेक्टर्स हैं। ना भी वेक्टर साइन लगाएं तो ऑफ कोर्स वो वेक्टर्स ही हैं, मतलब ये ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली वो भी वेक्टर्स ही हैं। अब हमने C1 का तो हमें नहीं पता, V1 का पता है 1, -2 3, C2 का नहीं पता, V2 का पता है 5 6 -1, और ये है 3 2 1, और क्योंकि ये वेक्टर्स है, जीरो वेक्टर्स है तो 0i + 0j और 0k, उसको ऑर्डर पे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब आप मल्टीप्लाई करें C1 को तो ये आ जाएगा C1 -C2, C3 C1। अब आप इसी पैटर्न से इसको मल्टीप्लाई करें, 5c2 6c2 -c2, इसी पैटर्न से इसको मल्टीप्लाई करें, 3c3 2c3 1c3 इज इक्वल टू 0 0 0। नहीं, यहां तक हम आ गए, हमने वेक्टर्स रखे और C1 C2 और C3 स्केलर्स जितने भी थे हमने मल्टीप्लाई करवा दिए। अब इसका मतलब ये होगा पहले वाला फैक्टर वो भी जीरो के इक्वल, दूसरे वाला फैक्टर भी जीरो के इक्वल और तीसरे वाला फैक्टर भी जीरो के इक्वल। तीनों को आप जीरो के इक्वल रख लेंगे। जब आप तीनों को जीरो के इक्वल रख लें, तीनों वेक्टर्स को जीरो रख लेंगे तो वहां से हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे। यानी हमारे पास जब ये आ जाएगा कि C1 + -C2 + 3C1 C3 ये C1 और ये C3 वाले और ये C2 वाले, तो C1 -2 C1 + 3C3 C1 ये आपके पास आ गया जीरो के इक्वल। उससे पहले आप इसको कर ले, पहला फैक्टर ये C1, इधर से पहला फैक्टर +5C2
और इधर से पहला फैक्टर आपके पास 3c3 ये बन जाएगा 0 के इक्वल। यानी अब हम ऐड कर रहे हैं ना, ऐड करके एक सिंपल वेक्टर बना रहे हैं 3 की बजाय एक वेक्टर। तो हमने पहले मेंबर्स को ऐड कर लिया, फिर हम दूसरे मेंबर्स को ऐड करेंगे। जब दूसरे मेंबर्स को आप ऐड करेंगे तो -2c1 प्लस 6c2 और प्लस 2c3 ये 0 के इक्वल आ गया। तीसरा हमारे पास मेंबर आ जाएगा 3c1 माइनस c2 प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो 3 हमने कॉम्बिनेशन बना लिए हैं 1 2 3, जिनमें हमने c1 c2 और c3 की वैल्यूज रख ली है। अब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ अगमेंटेड मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स हम जिसमें राइट साइड को भी शामिल कर लेते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम अगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, इसका कोफिशिएंट है 5 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट -2 है, C2 का कोफिशिएंट C है, C3 का कोफिशिएंट 2 है, फिर C1 का कोफिशिएंट 3 है, C2 का कोफिशिएंट -1 है और C3 का फिर कोफिशिएंट 1 है। और अब आपकी राइट साइड जो है वो सारी 0 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे 0 0 लगा दिया। ऐसे मैट्रिक्स को हम अगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं, अगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। और उसको हम आमतौर पे ए बी ऐसे भी लिखते हैं कि अगर आपका ये मैट्रिक्स हम कैपिटल मैट्रिक्स कह रहे हैं और इसको स्मॉल बी मैट्रिक्स कह रहे हैं तो इसका पोर्शन कम होता है, छोटा मैट्रिक्स होता है, इसलिए उसकी निस्बत हम फिर इस तरह इस्तेमाल करते हैं ए बी। तो ये हमारे पास अगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब हमने इसको सॉल्व करना है और हमने इसको एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो रिलेशन बनेगा उसमें से हमने वैल्यूज निकालनी है C1 C2 और C3 की। अगर C1 C2 C3 तीनों ही आपके 0 आ जाए तो फिर हम कहेंगे जो रिलेशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर कोई एक भी C1 C2 C3 में से कोई एक भी नॉन जीरो हो गया तो हम कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट रिलेशन है। तो सबसे पहले हमने एशेलॉन फॉर्म बनानी। एशेलॉन फॉर्म ये होती है कि आप सबसे पहले रो को चेक करें, रो में से आप देखें कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है, तो ये पड़ा हुआ है फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, वो आपका 1 होना चाहिए, वो ऑलरेडी ही 1 है। अगर 1 ना होता तो आप 1 बना लें, उसको जितना भी नंबर है उससे डिवाइड करके 1 बना लें। तो 1 जब पहले ही पड़ा हुआ है तो आपने निचले ये 0 0 बनाने होते हैं, पिवट एलिमेंट के या लीडिंग एलिमेंट के जो नीचे हैं वो सारे 0 बनाने होते हैं। आप रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट को आप लीडिंग एलिमेंट या आप पिवट एलिमेंट कहते हैं। पिवट एलिमेंट के नीचे जो जीरोस हैं वो एलिमेंट्स जितने भी हैं वो 0 0 होने चाहिए। ये कब 0 बनेगा, जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग +2 कहीं मिल जाए। ये कब 0 बनेगा, जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको -3 कहीं मिल जाए। तो आपने जस्ट करना ये है, जहां पे चेंजिंग चाहिए आपको चेंजिंग चाहिए रो 2 में और रो 3 में। रो 2 में अगर चाहिए तो रो 2 को एज इट रखना है, और यहाँ पे चेंजिंग चाहिए रो 3 में तो रो 3 को एज इट रखना है। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे 0 लेके आना है तो यहाँ पे पड़ा होना चाहिए था +2, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें रो 1 को, तो वो आपकी चेंजिंग जो है वो रो 2 में आ जाएगी। अब रो 3 आपके पास 3 है, ये आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग -3 चाहिए, तो आप -3 से इसको मल्टीप्लाई कर लें इस रो को, तो यानी -3 से रो 1 को मल्टीप्लाई किया और चेंजिंग आपकी आएगी रो 3 में। जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी से अगर आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो उसमें चेंजिंग नहीं आएगी, जो आप एज इट रख रहे होते हैं उसमें चेंजिंग आती है। तो आपने जब ये काम कर लिया तो आपने पहले रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये थोड़ा सा स्केच कर ले कि जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बन जाएगा,
और ये आपके पास बन जाएगा 10 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा और ये तो डेफिनेटली 0 ही रहेगा। जब आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया रो 1 को, तो आपने अब तो रो 2 में ऐड करना है हर मेंबर्स को, यानी 2 को -2 में ऐड किया तो वो 0 आ गया, और जो आंसर लिखना है वो रो 2 में लिखना है। यानी हमारे पास चेंजिंग आएगी 2 में और 3 रो में। 1 तो एज इट रहेगा 1 5 3 और ये 0। तो हमने ये एक स्केच रफ सा लिया कि हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मेंबर्स हो जाएंगे। तो 2 - 2 0 हो गया, 10 + 6 16 हो गया, 6 + 2 8 हो गया, 0 + 0 0 हो गया। अब हमने क्या करना था, उसी रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करना है। जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ गया, 5 को -3 से करेंगे तो -15 आ गया, 3 को -3 से करेंगे तो -9 आ गया, -3 को 0 से करेंगे वो तो 0 ही आएगा। तो अब इसको ऐड किसमें करना है, इसके आंसर को रो 3 में ऐड करना है। तो -3 + 3 आपका 0 आ गया, -15 -1 -16 आ गया, -9 + 1 -8 आ गया, और 0 + 0 वो तो आपका 0 ही आ गया। तो हमारे पास ये एक हमने पिवट एलिमेंट के नीचे 0 बना दिया। अब सेकंड रो में जाना, उसमें आपने देखना फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट वो 16 है। तो 16 को आपका क्या होना चाहिए, 1 बनना चाहिए। पिवट एलिमेंट जो लीडिंग है 1 और उसके नीचे 0 होना चाहिए। लेकिन इसकी अब जरूरत इसलिए नहीं है, ये 16 पड़ा हुआ है, ये -16 है, ऐड करने पे 0 आ जाएगा, इसको भी ऐड करने पे 0 आ जाएगा। तो आप जस्ट ये करें कि रो 2 + रो 3 को ऐड कर ले। अब हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, बस ऐड किया। तो अब आपकी मर्जी है, जिसकी मर्जी चेंज लेके आ जाए, चाहे 2 में लेके आ जाए चाहे 3 में लेके आ जाए, वो आपकी मर्जी है। ये आंसर किसमें लिखे जाए, तो आपके पास ये आ गया 1 5 3, यहाँ पे 0 आ गया, और 0 16 8 0 है। अब दोनों को जब ऐड करेंगे 0 + 0 0, 16 - 16 0, इसी तरह 8 - 8 0, ये सारे 0 आ गए। अब जब हमारे पास 0 आ गए हैं तो एशेलॉन फॉर्म आपको पता है, पिवट एलिमेंट के नीचे 0, फिर 0 की तादाद जो है वो बढ़ती जाए। मसलन इस रो में आप फर्ज कर लें हमारे पास इस मैट्रिक्स में, इतना मैट्रिक्स में कोई 0 नहीं है, फिर आपकी एक 0 आ गई, फिर और 0 बढ़ गई। तो जब ऊपर से नीचे 0 बढ़ती है तो ये भी आपकी एक एशेलॉन फॉर्म की प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज है कि असेंडिंग, जब आप असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ जाएंगे तो आपकी जीरोस की तादाद बढ़नी चाहिए, और क्योंकि ये बढ़ रही है तो इसलिए हम इसको एशेलॉन फॉर्म में लेके आ गए। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि अगर आपने नॉन जीरो एलिमेंट को 1 बनाना है तो आप 16 से डिवाइड कर लें, लेकिन यहाँ पे जरूरत कोई नहीं है इसकी। अब ये तो सारे मेंबर हो गए 0। अब देखिए हम इसको लिखना कैसे होता है। अब हम जितने भी कोफिशिएंट्स थे ये सारे C1 के थे, ये C2 के थे, ये कोफिशिएंट C3 के थे। अब ये C1 है सारे, ये C2 है, तो इसका मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ C2 है +8, और ये कोफिशिएंट ऑफ C3 है। किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है। एक रिलेशन हमारे पास ये ऊपर से ये कोफिशिएंट ऑफ C1 है तो 1 आ गया, +5 C2 आ गया, +3 C3 आ गया, ये 0 है। अब इस तरह की जब इक्वेशंस बन जाती हैं तो किसी एक को लेट करना पड़ता है कि आप किसी कांस्टेंट के इक्वल लेट कर लें। तो लेट कर लें आप C3 जो है आपका वो किसी t या a के इक्वल है, और t बिलोंग टू रियल नंबर्स है। तो आपने रियल नंबर्स में से इंतखाब कर लिया किसी एक कांस्टेंट का, तो C3 की वैल्यूज आपने ये रखी। जब इस C3 की वैल्यूज को आप पुट करेंगे 1 में, तो 1 में पुट करने पे ये आ जाएगा 16 C2 +8 C3, C3 की जगह पे t लगा इज इक्वल टू 0। यहां से t की वैल्यूज निकाल -16 C2 और 8 यानी -2 C2
ये हमारे पास t की वैल्यूज आ गई। उसकी यहाँ से C2 की वैल्यूज निकाल, C2 की वैल्यूज आ गई आपके पास -8t और 6t, तो -t/2, ये C2 आ गया आपके पास। C3 आपने t लेट किया हुआ, C2 आपके पास -t/2 आ गया, और ये जो C3 आपने लेट किया हुआ है ये नॉट इक्वल टू 0, और यहां से जब C2 की वैल्यूज आ गई, बाकी फिर वैल्यूज रहेगी C1 की, वो सारी वैल्यूज जो है आपकी C2 और C3 की जो वैल्यूज है वो आप पुट कर ले 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास C1 की वैल्यूज भी आ जाएगी, यानी हमारे पास अब आ जाएगा C1 प्लस 5C2, और C2 आप रखेंगे -t/2 प्लस 3C3, और C3 हमने लेट किया हुआ t के इक्वल इज इक्वल टू 0, और यहाँ से C1 की वैल्यूज आ जाएगी 5/2t -3t, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये -t/2 आ जाएगा। तो C1, C2 और C3 की वैल्यूज आई है, लेकिन कोई भी 0 नहीं है, और 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये है, दिस इंप्लाइज दैट वी हैव linearly dependent combination, क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन था फिर v1 v2 v3 का, वो linearly dependent combination। अगर आप फर्ज करें t की वैल्यूज को आप 0 मान लें, तो फिर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो फिर आपके तीनों 0 आ गए, तो फिर आपके ये रिलेशन बन जाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। कि आप उसका केस रिमार्क बना लेना कि अगर आपका t जो है वो 0 है इस केस में, तो फिर आपका C1 भी 0 हो गया, C2 भी 0 हो गया, C3 भी 0 हो गया, फिर आप कहेंगे कि वो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट रिलेशन आ गया, हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गई। तो आप इसी तरह से वेक्टर्स लिया करेंगे, जैसे जैसे हमने मल्टीप्लाई किया C1 C2 C3 को, इस तरह मल्टीप्लाई करके फिर आप एक मैट्रिक्स बनाया करेंगे, मैट्रिक्स को आप एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद आपने वैल्यू C1 C2 और C3 की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। अगर कोई भी नॉन जीरो है वैल्यूज आ गई C1 C2 C3 या जितने भी C है, अगर एक भी नॉन जीरो वैल्यूज आ गई तो फिर आप कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट कॉम्बिनेशन है। अगर सारी वैल्यूज, सारे स्केलर्स आपके जो है कांस्टेंट्स जो है वो सारे ही अगर 0 आ गए तो फिर आप कहेंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेशन है। तो ये भी आज का हमारा टॉपिक था, इसको आप करें क्वेश्चन को, कोई मसला हो तो फिर हमें बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।